माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, उसी सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्विक रिकैप, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम बेसिक एक्सप्रेशंस कैसे लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और उसके बाद हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को चेक किया था जो थे सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, काउंट और काउंट ए। हम उसी के आगे अब कुछ और फंक्शंस जो बिल्ट इन फार्मूलाज हैं उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो ये वो डेटाबेस है जो हम पिछली बार यूज़ कर रहे थे, हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन में एक्चुअली ये एवरेज करता क्या है, वो औसत निकालता है। तो जैसे मैक्स, मिन या सम, उसमें भी हम नंबर्स प्रोवाइड करते थे और अलग अलग ऑपरेशंस थे बेस्ड ऑन द फंक्शन। वैसे एवरेज जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनका औसत निकालेगा। सो हम देखते हैं, अगर मैं एवरेज कहता हूँ 2, 4 और 9, सो ये तीन नंबर्स जो मैंने दिए हैं 2, 4 और 9, इनका औसत निकाला जाएगा। और औसत कैसे निकाला जाता है, उन सभी को ऐड किया जाता है और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड किया जाता है। सो अगर मैं 2, 4 और 9 को ऐड कर देता हूँ सो आंसर आ जाएगा 15। 15 को क्योंकि तीन नंबर्स हैं 3 से डिवाइड करूँगा और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5। सो एवरेज 2, 4 और 9 का एवरेज है 5। वैसे ही अगर मैं एवरेज A1 और B1 की करता हूँ तो A1 के अंदर वैल्यू है 1 और B1 के अंदर वैल्यू है 2। तो 1 और 2 दो नंबर्स ऐड होंगे तो टोटल हो जाएगा 3 और उसको डिवाइड किया जाएगा 2 से, क्योंकि दो ही नंबर्स थे जिनका हमने एवरेज निकाल रहे थे। सो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1.5। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ एवरेज A1 से लेके A4, तो A1 से लेके A4 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड किया जाएगा और क्योंकि ये 4 नंबर है तो उनके समीशन को या उनके ऐड को 4 से डिवाइड किया जाएगा। सो 1 + 2 + 1 + 6 टोटल होता है 10। 10 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, ये वो नंबर्स हैं और आंसर 2.5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एवरेज A1 से लेके A5 करते हो तो अगर आप देखोगे इस बार डेटा मेरा जो है उसमें 1, 2, 1, 6 के साथ ABCDEF भी है। सो जब मैं एवरेज कर रहा हूँ तो एवरेज में वो देखेगा जहाँ जहाँ नंबर्स हैं उन नंबर्स को वो यूज़ करेगा। क्योंकि नंबर सिर्फ 4 सेल में है तो उन्हीं चारों का एवरेज निकालेगा। ABCDEF को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि उसका एवरेज नहीं निकाला जा सकता। तो इसका आंसर भी 2.5 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं A1 से लेके A7 तक एवरेज निकालने की बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि यहाँ पे कितने जगह पे नंबर्स हैं। नंबर्स सिर्फ 4 जगह पे हैं तो इन्हीं 4 नंबर्स को वो यूज़ करेगा, 1 + 2 + 1 + 6 और डिवाइडेड बाय 4 करेगा क्योंकि 4 ही नंबर्स हैं और आंसर इस केस में भी 2.5 ही आएगा। सो नेक्स्ट मैं देखता हूँ एवरेज A5, C5। A5 और C5, ये A5 से लेके C5 नहीं है, A5 और C5 से दो वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। A5 के अंदर है ABCDEF और C5 के अंदर है B। तो अब इसका एवरेज निकाला जाएगा। जब इसका एवरेज निकालूंगा दोनों में से कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर्स जब है ही नहीं तो एवरेज नहीं निकलेगा और एक एरर आएगा, ये है डिवाइड बाय 0 एरर। डिवाइड बाय 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब नंबर्स ही नहीं थे तो उनका सम भी 0 हो गया और जब डिवाइड करते हैं हम बाय जितने नंबर्स होते हैं, क्योंकि नंबर एक भी नहीं है तो 0 से डिवाइड कर दिया गया। और जब हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो मैथ्स में वो ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से डिवाइड बाय 0 एरर आ जाता है और ये वो एरर का कोड है। नेक्स्ट इज अगर मैं कहता हूँ एवरेज 1, 2, 3, 4 मीन्स इन 4 नंबर्स का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। हमें पता है 4 नंबर्स है, चारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 4 करो तो आंसर 2.5 आ जाएगा। अगर मैं वहीं पे नंबर्स डाल देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, तो अब एक्चुअली क्या हुआ है, नंबर 5 हो गए हैं। अभी भी उनका सम 10 ही आएगा बट क्योंकि अब 5 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है 0 फॉर्म में तो भी वो यूज़ होगा डिवाइड करने में, क्योंकि वो भी एक नंबर है। और अगर मैं एक सिंगल नंबर दे देता हूँ एवरेज तो उसी का नंबर, वो नंबर खुद ही अपना एवरेज बन जाता है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 ही होगा, वो जो नंबर होगा वही इसका एवरेज बनेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज लोअर। लोअर स्ट्रिंग्स पे काम करता है, ये नॉर्मल नंबर्स पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता, तो हम वही देखने की कोशिश करेंगे। लोअर क्या करता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 2 केसेस होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस, जिसे आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कहते हो। लोअर ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो वो जो भी नंबर्स होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो अपर केस में है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर वो ऑलरेडी लोअर केस में है तो वो लोअर केस में ही रहेंगे, और अगर वो कुछ और है जैसे कि नंबर या कुछ इस टाइप का स्पेशल सिंबल तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि उनका
लोअर केस एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एज इट इज़ रह जाएंगे। सो देखते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ लोअर A5 सेल में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल E स्मॉल f। सो इसको जब मैं लोअर करूँगा तो सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे, क्योंकि जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो स्मॉल ही रह गए। सिमिलरली अगर मैं B5 पे लोअर चलाता हूँ तो B5 में सिर्फ कैपिटल A लिखा हुआ है और वो स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं C5 पे लोअर चलाता हूँ और इसमें स्मॉल b लिखा हुआ है, और क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल है लेटर में है, लोअर केस में है, तो वो लोअर केस में ही रह जाएगा। अगर मैं कहता हूँ लोअर A1 के अंदर एक नंबर है, नंबर के केस में नंबर का लोअर केस एग्जिस्ट नहीं करता, तो नंबर एज इट इज़ वो नंबर आ जाएगा, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। सो इसी को देखते हैं। अगर हमारे पास डेटा आता है इस टाइप का जहाँ पे नंबर्स और कैरेक्टर्स इकट्ठे होंगे, जैसे कि अगर मैंने लोअर लिखा है, फंक्शन यूज़ किया है ऑन हेलो 1 2 3, ये चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग पास कर रहे होते हैं फंक्शन में तो हम उसे डबल कोट्स के अंदर डालते हैं। तो इसी वजह से मैंने हेलो 1 2 3 को डबल कोट्स के अंदर डाला है, और इस पर अगर मैं लोअर चलाऊँगा तो HELL और O सारे लोअर केस में चले जाएंगे और 1 2 3 एज इट इज़ रह जाएगा। और अगर वो नंबर मैं देता हूँ, अब इधर ये देखो, इधर मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 ये नंबर 123 नहीं है, ये 1 2 3 ये 3 अलग अलग कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है। और ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने इन्हें डबल कोट्स के अंदर डाला हुआ है। अगर मैं डबल कोट्स नहीं डालता तो इसे एक सिंगल नंबर 123 की तरह इंटरप्रेट किया जाता, और क्योंकि डबल कोट्स डाले हुए हैं तो हम इसे कह रहे हैं कि ये 1 2 3 को आप जोड़ के 123 नंबर मत समझना, ये 3 सिंबल्स लिखे हुए हैं 1 2 और 3। सो जब इस पे लोअर केस चलाएंगे तो एज इट इज़ ये 1 2 3 रह जाएंगे। वैसे ही अपर बिल्कुल लोअर के अपोजिट काम कर रहा है, जो भी कैरेक्टर्स होंगे उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो अगर मैं कह रहा हूँ A5 तो ये पूरा कैपिटल लेटर्स में चला जाएगा। अगर मैं कहता हूँ B5 ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर में है तो वो कैपिटल में ही रह जाएगा। अगर मैं कहता हूँ C5 तो ये स्मॉल है, ये कैपिटल में चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नंबर्स प्रोवाइड करता हूँ तो उनका नंबर अपर केस नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाएंगे। सिमिलरली अगर कैरेक्टर्स और नंबर्स का मिक्स है, कॉम्बिनेशन है, तो कैरेक्टर्स प्रिसाइजली सारे अपर केस में चले जाएंगे और नंबर्स एज इट इज़ रह जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई स्पेशल सिंबल होता वो भी एज इट इज़ रह जाता। और नेक्स्ट है, अगर मैं स्ट्रिंग 1 2 3 पे अपर केस चलाता हूँ तो 1 2 3 एज इट इज़ रह जाएगा। नाउ पावर फंक्शन, ये फंक्शन मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, सो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पावर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। सो अगर मैं कहता हूँ पावर 2,3, इसका मतलब है 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते रहो, मतलब 2 2 2 यानी आपस में मल्टीप्लाई करो, और ऐसे कितने 2 होने चाहिए वो सेकंड पैरामीटर बता रहा है, वो है 3, मीन्स 3 बार 2। सो आंसर क्या आएगा 8। ये कैसे आया है, 2 को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करता रहा कितनी बार, जितनी बार सेकंड पैरामीटर मुझे बता रहा है। तो फर्स्ट पैरामीटर को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेकंड पैरामीटर नंबर ऑफ टाइम्स। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर होता है 8। सिमिलरली अगर मैंने इसे कहा पावर 3,2, तो इधर मैं कह रहा हूँ 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो और ऐसे 2 3s होने चाहिए। सो आंसर वुड बी 3 इंटू 3 विच इज़ 9। सो आप देख सकते हो अगर मैं पैरामीटर्स को ऑर्डर बदल देता हूँ तो उसका आंसर बदल जाता है। जो अभी तक आपने देखा होगा सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन और इवन पिछला जो फंक्शन एवरेज था, इन सब में जो भी आप वैल्यूज़ पास कर रहे थे उनके ऑर्डर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पावर फंक्शन में ऑर्डर से उन नंबर्स के ऑर्डरिंग से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और कितनी बार वो बताया जाएगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट से। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ पावर 5,2, तो मैं कह रहा हूँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते रहो कितनी बार, ऐसे 2 5 होने चाहिए, तो 5 इंटू 5, सो आंसर वुड बी 25। अगर मैं वही पावर 2,5 करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते रहो, कितने 2s होने चाहिए, 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2, जिसे हम बहुत बार मैथ्स में कॉमनली 2 raised to power 5 भी कहते हैं। सो आंसर आ जाएगा 32।
वैसे ही अगर मैं यहाँ पे नंबर्स ना दे के सेल्स भी दे सकता था, पावर C1 C2। C1 में हमें पता है 4 है और C2 में 2 है, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ पावर 4 2, इसका मतलब है 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना और ऐसे दो 4s होने चाहिए, 4 इंटू 4, सो आंसर 16 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं A4 A5 करता हूँ, मीन्स मैं कह रहा हूँ 6 को पावर करो ABCDEF से, और क्योंकि ये पावर डिफाइंड नहीं है, मींस 6 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं वो नंबर होना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पे ABCDEF है, तो ये एक एरर रिजल्ट करेगा, इसका आंसर नहीं आएगा, ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे ही अगर मैं 2 से ज़्यादा पैरामीटर्स डालने की कोशिश करता हूँ, अगर जैसे मैंने इधर A1 A2 A3 ले लिया तभी भी एरर आएगा, और 2 से कम पैरामीटर्स डालता हूँ, जैसे मैंने सिर्फ A1 दिया तभी भी ये एरर जनरेट करेगा। सो इसे प्रिसाइजली 2 पैरामीटर्स चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड। राउंड क्या करता है, एक नंबर लेता है, उसके बाद सेकंड पैरामीटर लेता है, वो बताता है कि कितना प्रिसीजन होना चाहिए। पावर की तरह राउंड भी 2 ही वैल्यूज़ लेता है, पहला जो नंबर जिसे राउंड ऑफ करना है और दूसरा किस तरह से कितना उसे राउंड ऑफ करना है वो सेकंड नंबर बताता है। सो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे अगर नंबर है 1.2846 और अगर सिर्फ सेकंड पैरामीटर है 0, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स हों। सो आंसर 1.0 या सिर्फ 1 आके रुक जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अब मुझे डिजिट्स नहीं चाहिए थी। अगर मैं कहता हूँ राउंड करो 1.2846 को, और अब मैं कहता हूँ कि मुझे डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, सो राउंड ऑफ होगा। सो ये राउंड ऑफ होगा 1.28 को हम 2846 को जब 1 डिजिट पे राउंड ऑफ करेंगे वो आ जाएगा 1.3। ये 1.3 क्यों आया है, क्योंकि आपको अगर राउंडिंग ऑफ का बेसिक मैथमेटिक्स पता हो तो उसके हमें एक्चुअली 1.2 के बाद की जो डिजिट थी वो थी 8, और हमें पता है कि 283 से ज़्यादा पास है, तो इसीलिए राउंड ऑफ 3 हो गया। अगर ये 2 की 0.22 होता तो ये 1.2 आंसर आ जाता। सो वैसे ही राउंड में अगर मैं कहता हूँ मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो अब मैं 1.28 के बाद तीसरी डिजिट 4 को देख के कहूँगा कि ठीक है, क्योंकि 4 5 से छोटी है, सो आंसर वुड बी 1.28। ये बेसिक राउंडिंग है जो आपको पता है, आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हो, कि अगर मेरा बिल 100 रुपये 25 पैसे हुआ है तो आप 100 रुपये पे करते हो, और 100 रुपये 80 पैसे हुआ है तो 101 रुपये पे करते हो। तो आप पैसे को जैसे देख के आप राउंड ऑफ करते हो, वैसे ही इधर लोअर डिजिट्स को देख के आप राउंडिंग ऑफ करोगे। सिमिलरली इधर मैं अगर 3 डिजिट्स डिमांड कर रहा हूँ डेसिमल के बाद, सो आंसर वुड बी 1.28 और 46 राउंड हो जाएगा इंटू 5। सिमिलरली अगर मैं 4 डिजिट्स डिमांड कर रहा हूँ, सो आंसर वुड बी 1.2846। नेक्स्ट इज रैंड। ये फंक्शन मैंने आपसे MS वर्ड में भी डिफाइन किया था। MS वर्ड में ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे ये रैंडम नंबर जनरेट यूज़ करने को यूज़ होता है। तो जब भी मैं रैंड फंक्शन यूज़ करूँगा वो 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा। वो हो सकता है वो नंबर हो 0.23, हो सकता है वो 0.465 हो सकता है 0.912 हो, कुछ भी वो नंबर हो सकता है। और जितनी बार आप इस फंक्शन को कॉल करोगे हर बार वो एक नया नंबर जनरेट करके देगा, एक नया रैंडम नंबर होगा वो। अगर मैंने कहा इज इक्वल टू रैंड प्लस 1, तो आप ये क्या करेगा, जो रैंड है वो तो 0 से 1 के बीच में कुछ नंबर देगा, और उसमें मैंने +1 जोड़ दिया, और तो टोटल जो फाइनल आउटपुट होगा वो एक रैंडम नंबर होगा जो 1 से 2 के बीच में होगा। सिमिलरली अगर मैं इधर इज इक्वल टू रैंड फंक्शन इंटू 2 कर देता हूँ, तो मुझे पता है रैंड फंक्शन तो 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर देता है, और उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रेंज मेरी बन जाती है फाइनल आंसर की 0 से लेके 2। सो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, सो मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये इन 2 छोटे नीचे के 2 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने का मतलब ये था कि रैंड फंक्शन को यूज़ करके हम किसी भी रेंज में रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 70 के बीच में रेंडमली कोई रोल नंबर जनरेट करूं, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकता हूं, जो 0 से 1 के बीच में जो रैंडम नंबर वो रैंड फंक्शन से आ जाएगा।
अब मैं उसको 69 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 0 से लेके 69 के बीच का कोई नंबर आ जाएगा। अब उसमें मैं जब 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर 1 से लेके 70 के बीच में एक रैंडम नंबर होगा। और अब मैं उस पर राउंड फंक्शन चला के उसको राउंड ऑफ करके मैं सिर्फ बिना डेसिमल के वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं 1 से लेके 70 के बीच में नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ। सो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ये जो डिस्कस करने का पर्पज़ यही था कि रैंड फंक्शन भले ही 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करता है, इनके कॉम्बिनेशन को इसको इंटेलिजेंटली यूज़ करके आप किसी भी रेंज में रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SQRT। SQRT क्या करता है, ये स्क्वायर रूट निकालता है। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये एक ही पैरामीटर हमेशा लेगा, एक से ज़्यादा नहीं देना, एक से कम नहीं देना। सो ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा SQRT ऑफ 1, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट फंक्शन आप में से जो स्टूडेंट्स नहीं जानते स्क्वायर रूट ऑपरेटर, तो इसको इस तरह से समझो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आएगा। तो आंसर है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाता है। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ SQRT ऑफ 4, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 4 आ जाता है। सो आंसर इज 2। सिमिलरली SQRT ऑफ 9, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 9 आता है, तो आंसर इज 3। सिमिलरली मैं इधर सेल नंबर भी दे सकता था, C4 अगर मैंने दिया है तो C4 की वैल्यू है 4, तो ये SQRT 4 की तरह से ही काम करेगा और आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली 16 पे अगर मैं चला रहा हूँ तो आंसर 4 आ जाएगा। अगर मैं एक से ज़्यादा पैरामीटर्स देता हूँ तो अभी मैं जैसे ही आपसे मैंने डिस्कस किया था कि ये एरर जनरेट करेगा। और अगर मैंने SQRT ऑफ A5 चलाया तो A5 के अंदर था ABCDEF, तो ये भी एक फॉर्म का एरर है। और वो एरर ये है, ये एरर का कोड है हैश वैल्यू नॉट फाउंड या हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, जिसे हम कहते हैं क्योंकि इसे नंबर ही नहीं मिला जिसका ये स्क्वायर रूट निकाल सकता था। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। रिमेनिंग टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।